Good morning, students and my dear friends. I'm Dr. Shalini Shukla, and today is 16th of December 2022, Friday. Before starting the discussion, if you want lecture PDF, you can join me on Telegram channel. You can also follow me on other social media platform. और इसी Telegram चैनल पर आपको बिजनेस स्टैंडर्ड, मिंट और इकोनॉमिक टाइम्स की न्यूज़ हेडलाइन की सेपरेट PDF भी मिल जाएगी। इसी टेलीग्राम चैनल का एक डिस्कशन ग्रुप भी है जो कि आप ज्वाइन कर सकते हैं मुझसे डायरेक्टली कम्युनिकेट करने के लिए। तो स्टार्ट करते हैं आज का डिस्कशन। मोटिवेशन ऑफ द डे इज अ ट्रूली हैप्पी पर्सन इज वन who can enjoy the scenery while on a detour। और आज के मिंट पेपर की ये अप्रॉक्सीमेटली 13 न्यूज़ हेडलाइंस हैं और बिजनेस स्टैंडर्ड के न्यूज़ एनालिसिस में हम 13 न्यूज़ हेडलाइंस आज कवर करेंगे या 13 न्यूज़ आर्टिकल्स हम आज कवर करेंगे। तो स्टार्ट कर लेते हैं आज का पहला आर्टिकल जो कि बिजनेस स्टैंडर्ड के पेज नंबर 1 पर दिया हुआ है और इसके ही साथ हम पेज नंबर 4 और 5 पर दिए हुए 3 और आर्टिकल भी कवर करेंगे जो कि इंडियन इकोनॉमी से ही रिलेटेड है। तो देख लेते हैं आज का पहला आर्टिकल, मार्केट स्टम्बल एज फेड रिटेन हॉकस्टोन। कल के न्यूज़ एनालिसिस में हमने डिस्कस किया था कि जिस तरीके से यूएस इकोनॉमी का इन्फ्लेशन का डेटा आ रहा है, इकोनॉमिक डेटा आ रहा है, उसको देखते हुए प्रॉबेबली ये चांसेस स्पेक्यूलेट किए जा रहे हैं या स्पेक्यूलेट किया जा रहा है कि फेडरल रिजर्व जो है वो लेस एग्रेसिव पॉलिसी रेट हाइक पर जाएगा। बट रिसेंटली यानी थर्सडे को कल फेडरल रिजर्व ने हॉकिश टोन इंडिकेट करी। इट मीन्स जस्ट अपोजिट। तो फेडरल रिजर्व का जो अभी का अप्रोच है दैट वुड बी हायर फॉर लॉन्गर। हायर फॉर लॉन्गर मीन्स पॉलिसी रेट हाइक फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। और इसी पर्टिकुलर अप्रोच के बाद यूएस के जो सेंट्रल बैंक फेडरल रिजर्व है उसके इस अप्रोच के बाद जितनी भी इमर्जिंग मार्केट हैं उनके जो बेंचमार्क इंडाइसेस हैं उसमें हमें फॉल देखने को मिला और यही सेम ट्रेंड इंडियन मार्केट ने भी फॉलो किया। सो इंडियन मार्केट along with the global peers on Thursday tumble on the ground of Federal Reserve approach towards the hawkish trend। और इंडिया के अगर बेंचमार्क इंडाइसेस की बात करें तो सेंसेक्स ने अप्रॉक्सीमेटली 1.4% का फॉल रजिस्टर किया और ये जो फॉल है, ये जो डिक्लाइन है सेंसेक्स में, ये पिछले 2 महीनों का सबसे बड़ा डिक्लाइन है अभी तक का। इट मीन्स लास्ट 2 मंथ से जो बेंचमार्क इंडाइसेस है उसमें गेन देखने को मिलना था क्योंकि जो यूएस इकोनॉमी है उसमें जो इन्फ्लेशन का डेटा था दैट वाज गेटिंग सॉफ्टर एंड सॉफ्टर। इवन नवंबर मंथ का भी जो डेटा आया है उसमें इन्फ्लेशन जो है वो थोड़ा सा मॉडरेट हुई थी। इसी वजह से ये एंटिसिपेशन किया जा रहा था कि प्रॉबेबली जो फेडरल रिजर्व है वो पॉलिसी रेट हाइक इतना एग्रेसिवली नहीं करेगा। बट इस पर्टिकुलर स्पेकुलेशन के कंट्रास्ट फेडरल रिजर्व ने शो किया है जो अप्रोच वो हॉकिश है और फेडरल रिजर्व ने बोला है दैट हायर फॉर लॉन्गर। इसी की वजह से सेंसेक्स में ये 2 महीने बाद इतना डिक्लाइन या इतना टम्बल देखने को मिला। यही सेम ट्रेंड निफ्टी 50 में भी हमें देखने को मिला। निफ्टी 50 भी अप्रॉक्सीमेटली 1.3% से फॉल हुआ जो जाकर के एट द एंड 18,415 पर सेटल हुआ। और यही निफ्टी आईटी में भी 2.5% का स्लिप देखने को मिला गिवन इट्स हायर एक्सपोजर टू यूएस मार्केट। जो निफ्टी आईटी है उस पर सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट 2.1% का जो निफ्टी आईटी इंडेक्स है उस पर सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट मिला। क्यों? क्योंकि निफ्टी आईटी का जो मैक्सिमम एक्सपोजर है वो यूएस पे है। इसकी वजह से कंपैरेटिवली सेंसेक्स और निफ्टी 50 के कंपैरिजन में निफ्टी आईटी इंडेक्स में 2.1% का फॉल देखने को मिला। अगर एफपीआईज को देखें तो एफपीआईज ने अप्रॉक्सीमेटली 711 करोड़ के वर्थ की सेलिंग करी। इट मीन 711 करोड़ के जो शेयर्स थे, वर्थ के शेयर्स थे, उनको सेल किया बिकॉज ऑफ दिस हॉकिश टोन बाई फेडरल रिजर्व। हालांकि अगर डोमेस्टिक काउंटर पार्ट्स की बात करें तो डोमेस्टिक काउंटर पार्ट जो डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स हैं उन्होंने थोड़ा सा सपोर्ट प्रोवाइड किया। अप्रॉक्सीमेटली 261 करोड़ की बाइंग करी जो डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स है उन्होंने। तो इसकी वजह से जो इम्पैक्ट रहा वो थोड़ा सा लेस रहा। और अगर डेवलप्ड इकोनॉमी की मार्केट्स को देखें तो यूएस और यूरोपियन मार्केट जो है वो भी डीप रेड में ही ट्रेड कर रही हैं क्योंकि जो रेट हाइक हुए हैं यूरोपियन सेंट्रल बैंक और बैंक ऑफ इंग्लैंड की वजह से उसकी वजह से भी इन्वेस्टर्स को जो प्रॉब्लम आ रही है उनको लॉस फेस करने पड़ रहा। तो अप्रॉक्सीमेटली इमर्जिंग मार्केट, डेवलप्ड इकोनॉमीज सभी की मार्केट में सेम ट्रेंड देखने को मिल रहा है बिकॉज ऑफ द रिसेशनरी विंड्स। हम ये देख सकते हैं इन्फोग्राफिक्स जो कि हम क्लियरली विजिबल है। निफ्टी में अप्रॉक्सीमेटली 1
1.3% का चेंज, सेंसेक्स में 1.4% का डिक्लाइन, नॉट चेंज डिक्लाइन। अगर टॉप निफ्टी लूजर्स की बात करें, टेक महिंद्रा, टाइटन, इन्फोसिस, एचडीएफसी और एशियन मोटर्स जो थे वो टॉप लूजर्स में रहे। सेक्टोरल वाइज अगर हम देखें निफ्टी को, तो निफ्टी आईटी में सबसे ज़्यादा डिक्लाइन देखने को मिला। क्यों? क्योंकि इसका एक्सपोजर यूएस मार्केट में सबसे ज़्यादा है, फॉलोड बाय निफ्टी मीडिया, निफ्टी पीएसयू बैंक, निफ्टी मेटल एंड निफ्टी रियलिटी। और इन सारे टॉप जो इंडाइसेस है सब में नेगेटिव ट्रेंड ही देखने को मिला। एंड दिस इज़ द की ग्लोबल मार्केट परफॉर्मेंस, अमेरिका, यूरोप एंड एशिया। तो आप देख सकते हैं सबके इंडाइसेस जो हैं वो नेगेटिवली, हम बोल सकते हैं डिप या टम्बलिंग ही देखने को हमें मिल रही है, जो मेजर इंडाइसेस है ग्लोबल मार्केट्स में। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप, जो कि इसी के साथ पेज नंबर 1 पर ही दी हुई है। IRCTC ओवर सब्सक्राइब्ड, स्टॉक डिक्लाइन 6%। कल के न्यूज़ एनालिसिस में हमने डिस्कस किया था कि जो इंडियन रेलवे है उसमें उसके IRCTC में 5% का स्टेक गवर्नमेंट जो है वो सेल करने वाली है, गवर्नमेंट जो है डाइल्यूट करने वाली है OFS के थ्रू, और इसके थ्रू गवर्नमेंट अप्रॉक्सीमेटली 2.5 का जो फंड है वो रेज, 2.5 करोड़ का जो फंड है वो गवर्नमेंट रेज करना चाह रही थी, और 5% का अपना स्टेक जो है वो IRCTC में गवर्नमेंट डाइल्यूट कर रही थी। तो उसी की परफॉर्मेंस के बारे में ये डेटा है। तो शेयर ऑफ स्टेट ओन्ड इंडियन रेलवे केटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन ड्रॉप मोर देन 6% ऑन थर्सडे आफ्टर गवर्नमेंट लॉन्च अ शेयर सेल टू डाइवर्स्ट अनदर 5% स्टेक। तो ओवर सब्सक्रिप्शन तो देखने को मिला, बट उसके इमीडिएटली बाद जो शेयर हैं IRCTC के, उनमें 6% का डिक्लाइन देखने को मिला, 6% का ड्रॉप देखने को मिला। अब इस पे एक्सपर्ट्स का क्या कहना है? एक्सपर्ट्स ये कहना है कि जिस तरह से कंटिन्यूअसली गवर्नमेंट जो है वो डिसइन्वेस्टमेंट कर रही है, उसकी वजह से एक सप्लाई ओवरहैंग क्रिएट हो गया, और इसी सप्लाई ओवरहैंग की वजह से ये वैल्यू डिस्ट्रक्शन हमें देखने को मिल रहा है। जबकि ऐसे शेयर्स में जो कि ओवर सब्सक्राइब है, मच अवेटेड है, इनको बहुत टाइम से वेट हो रहा है, और जिसपे ओवर सब्सक्रिप्शन है उसके बाद भी उसमें वैल्यू डिस्ट्रक्शन है। क्यों? क्योंकि एक सप्लाई ओवरहैंग, हम बोल सकते हैं कि सप्लाई ज़्यादा हो गई, जिसकी वजह से जो वैल्यू डिस्ट्रक्शन है ये कम, ये हमें देखने को मिल रहा है इवन मेजर डिमांडेड स्टॉक्स में। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप। रुपी बॉन्ड टेक अ शार्प नॉक एज फेड मेंटेन एग्रेसिव स्टांस। ये जो न्यूज़ आर्टिकल है ये पेज नंबर 4 पर दिया हुआ है, और ये सेम कंटेक्स्ट ही रिलेटेड है, इसीलिए इसको हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं। तो बेसिकली इंडियन रुपी और गवर्नमेंट बॉन्ड में शार्प वीकनिंग देखने को मिली। रीज़न बिहाइंड फेडरल रिजर्व का जो एग्रेसिव इंस्टांस है, जो एग्रेसिव मॉनेटरी पॉलिसी इंस्टांस है, उसकी वजह से फेडरल ने जो क्लियर इंडिकेशन दिया है हायर फॉर लॉन्गर, इसका मतलब अब फॉर अ हायर पीरियड ऑफ टाइम, फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम द फेडरल रिजर्व विल इंक्रीज और मे कीप पॉलिसी रेट हाइक, और उसकी वजह से हमें मार्केट में भी जो शेयर मार्केट है, बेंचमार्क इंडाइसेस है, उसमें भी हमें टम्बलिंग देखने को मिली, नेगेटिव डिक्लाइन देखने को मिला। यही सेम जो इम्पैक्ट है ये हमें इंडियन रुपी और गवर्नमेंट बॉन्ड, जो गवर्नमेंट जी सिक्योरिटीज़ हैं, उन पर भी देखने को मिला। थर्सडे को इंडियन रुपी और गवर्नमेंट बॉन्ड वीकन हुआ बिकॉज ऑफ दिस इंस्टांस और बिकॉज ऑफ दिस अप्रोच ऑफ फेडरल रिजर्व, क्योंकि जो ट्रेडर्स थे, जो पार्टिसिपेंट्स थे, दे वर एंटिसिपेटिंग कि प्रॉबेबली अब आगे आने वाले टाइम में एक सॉफ्टर अप्रोच फेडरल रिजर्व का देखने को मिलेगा। फिलहाल के लिए ऐसा कुछ भी नहीं। अगर इंडियन रुपी की बात करें तो इंडियन रुपी जो है वो अप्रॉक्सीमेटली 82.76 पर सेटल हुआ अगेंस्ट द USD डॉलर, जो कि पहले 82.46 था। तो 82.46 से डिक्लाइन होकर के इंडियन रुपी 82.72 पर सेटल हुआ अगेंस्ट पर USD। और अगर इस पूरे फाइनेंशियल ईयर की बात करें तो अभी तक जो इंडियन करेंसी है वो अप्रॉक्सीमेटली 10.2% डिप कर चुकी है, डिक्लाइन कर चुकी है, डेप्रिशिएट कर चुकी है, वीकन कर चुकी है अगेंस्ट द USD इनटू दिस ईयर, इनटू दिस कैलेंडर ईयर। और अगर हम 10 ईयर्स बेंचमार्क गवर्नमेंट बॉन्ड्स की बात करें तो जो यील्ड है 10 ईयर्स बेंचमार्क गवर्नमेंट बॉन्ड्स की वो अप्रॉक्सीमेटली 5 बेसिस पॉइंट से इंक्रीज हुई है और 7.27% पर सेटल हुई है। एंड वी ऑल नो बॉन्ड प्राइसेस एंड यील्ड्स मूव इनवर्सली। तो बिकॉज ऑफ दिस फेडरल अप्रोच इंडियन रुपी में भी डेप्रिसिएशन देखने को मिला है और बॉन्ड में भी। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप। इंडिया ग्रोथ फास्टर देन डेटा शोज क्रेडिट स्विस।
तो एक स्विस ब्रोकरेज एजेंसी है क्रेडिट स्विस, उसके अकॉर्डिंग जो इंडियन इकॉनमी है वो डेटा के अकॉर्डिंग ऑफिशियल डेटा से ज़्यादा ग्रो कर रही है। जो ऑफिशियल डेटा पब्लिश हो रहा है, जो स्पेकुलेशन किए जा रहे हैं, उससे ज़्यादा ग्रोथ है इंडियन इकॉनमी की, क्योंकि ऑफिशियल डेटा प्रोबेबली ग्रोथ को कैप्चर नहीं कर पा रहा बिकॉज ऑफ द इनएफिशिएंसी इन डेटा कलेक्शन प्रोसेस, ऐसा मानना है स्विस ब्रोकरेज एजेंसी का। और इसी बैकग्राउंड में जो स्विस ब्रोकरेज एजेंसी है उसने इंडियन इक्विटी को बेंचमार्क तक ला दिया है फ्रॉम अंडरवेट। तो जो रैंकिंग करी थी क्रेडिट स्विस ने, उसमें इंडियन इक्विटी की जो पहले की रैंकिंग थी वो अंडरवेट की थी, अंडरवेट से इंक्रीज करके उसको बेंचमार्क तक अपग्रेड कर दिया है क्रेडिट स्विस ने। और उसके पीछे रीज़न यही दिया है कि जो इंडियन इकॉनमी है वो ऑफिशियल डेटा से ज़्यादा फास्ट मैनर में ग्रो कर रही है, और इसकी वजह से देयर इज़ अ स्कोप फॉर ग्रोथ अप टू 14% ऑन द बेंचमार्क इंडाइसेस। तो जो इंडियन इंडाइसेस हैं, जो इंडियन इक्विटीज़ हैं, उनको बेंचमार्क की कैटेगरी में अपग्रेड करते हुए बोला है कि 14% का ग्रोथ रेट प्रोजेक्ट किया है इन इंडियन इक्विटीज़ में क्रेडिट स्विस ने। और जो एंटिसिपेशन है इस ब्रोकरेज फर्म के हेड का, उनका यह है कि फाइनेंशियल ईयर 2024 में जो इंडियन इकॉनमी है वो 7% की ग्रोथ रेट से ग्रो करेगी अगेंस्ट द कंसेंसस एस्टिमेट विच पेग द रियल ग्रोथ टू सिट लो 6%। तो सबके अपने अलग अलग स्पेकुलेशन है। हालांकि जो क्रेडिट स्विस है वो थोड़ा सा ऑप्टिमिस्टिक है, उसने बोला है कि जो इंडियन इकॉनमी है वो फास्टर ग्रो कर रही है, जो डेटा आ रहा है उससे ज़्यादा ग्रोथ है, और फाइनेंशियल ईयर 24 में ये जो ग्रोथ रेट है ये 7% तक रह सकता है ऑन ऑल द गिवन डेटा बेसिस। अब देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 5 दैट इज गिवन ऑन पेज नंबर 4 ऑफ बिजनेस स्टैंडर्ड। सीरियल प्राइसेस राइज डिफाइज ट्रिप इन ओवरऑल इन्फ्लेशन। तो इंडिया में अगर रिटेल प्राइस इन्फ्लेशन की बात करें इन केस ऑफ सीरियल्स को हिंदी में क्या बोलते हैं, अनाज, जो अनाज हमारे गेहूँ हो गए, हमारे चावल हो गए, उनकी बेसिकली बात हो रही है। तो जो रिटेल प्राइस है अनाज का या सीरियल्स का वो कंटिन्यूसली इंक्रीज होता जा रहा है, अनलाइक ओवरऑल फूड इन्फ्लेशन। हमने अभी रिसेंटली डिस्कस भी किया है न्यूज़ एनालिसिस में कि CPI और WPI दोनों ही नवंबर के मंथ में डिक्लाइन हुए हैं, और उस डिक्लाइन का रीज़न क्या था, फूड प्राइसेस में हमें मॉडरेशन देखने को मिला था, और हमें किसमें मॉडरेशन देखने को मिला था, फ्यूल प्राइसेस में। लेकिन अगर हम देखें फूड प्राइसेस की, स्पेशली अगर हम वेजिटेबल फ्रूट्स की बात करें तो उसमें तो डिक्लाइन है, लेकिन सीरियल्स के केस में जो ट्रेंड है ये जस्ट अपोजिट है। गेहूं और चावल जो है वो कंटिन्यूसली जो है उनके जो रेट हैं, जो रिटेल प्राइस हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। रीज़न बिहाइंड द प्रोडक्शन वॉज हिट ड्यू टू द एडवर्स वेदर कंडीशन। इस पर्टिकुलर जब सीरियल्स का जब हार्वेस्टिंग हो रही थी उस समय जो वेदर कंडीशंस थी वो बहुत ज़्यादा एडवर्स थी, जिसकी वजह से प्रोडक्शन इम्पैक्ट हुआ था। प्रोडक्शन उतना ज़्यादा नहीं हो पाया था जितना कंट्री में डिमांड है, और इसी की वजह से अब सप्लाई साइड कंस्ट्रेंट है, सप्लाई इनफ नहीं है, जिसकी वजह से जो सीरियल्स हैं उनका जो रिटेल प्राइस है वो कंटिन्यूसली बढ़ता जा रहा है अगेंस्ट ऑल द फूड कमोडिटीज। जबकि वेजिटेबल्स, फ्रूट्स और अदर ऑयल सीड्स उन सब के जो प्राइसेस हैं उसमें मॉडरेशन देखने को मिल रहा है, बट सीरियल्स में ऐसा ट्रेंड नहीं देखने को मिल रहा है। सीरियल इन्फ्लेशन की बात करें तो अप्रॉक्सीमेटली 12.96% रही है सीरियल इन्फॉर्मेशन इन द मंथ ऑफ नवंबर, और पिछले महीने कितनी थी, अप्रॉक्सीमेटली 12.08% थी। तो 12.08% से इंक्रीज होकर के 12.96% तक पहुंच गई है सीरियल इन्फ्लेशन, वो भी डबल डिजिट में है। और ऑन द बैक of when overall inflation is coming down as per the Reserve Bank of India mandate। तो 6% पे तो हमारी CPI 6% के नीचे CPI आ गई है, और WPI भी सिंगल डिजिट में आ चुका है। Although food inflation also declined to its lowest point, but cereals inflation are not। और अगर अलग अलग देखें तो वीट की जो है वो अप्रॉक्सीमेटली 19.67% तक राइज किया इन द मंथ ऑफ नवंबर, जो कि अक्टूबर में 17.64 था। अक्टूबर से देखें तो हमें जस्ट 2% का इंक्रीज देखने को मिल रहा है अप्रॉक्सीमेटली। एट द बिगिनिंग ऑफ ईयर दिस सीरियल वीट गेहूँ जो था वो अप्रॉक्सीमेटली 5.1% था, जो कि इंक्रीज होते होते 9.59 तक पहुंचा। लेटर ऑन ये और ज़्यादा इंक्रीज हो रहा है, 19.67 तक पहुंच गया है सीरियल के केस में वीट जो की इन्फ्लेशन है वो। तो यानी जस्ट डबल का इंक्रीज है हमें फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ द मंथ टू एंड ऑफ द मंथ, एंड ऑफ द ईयर। तो स्टार्ट ऑफ द ईयर फ्रॉम
एंड ऑफ द ईयर अगर हम देखें तो डबल से भी ज़्यादा इन्फ्लेशन ग्रो करी है वीट की। और यही सेम ट्रेंड हमें राइस के केस में भी देखने को मिल रहा है। राइस सॉ इन्फ्लेशन रेट राइजिंग टू 10.51% in the November, 10.21% in the October. It was just 2.8% in January and 3.96 in April. So you can just see कि इसमें तो डबल और 4 टाइम भी से भी ज़्यादा इंक्रीज है राइस के प्राइस में। तो बेसिकली जो वीट और राइस हैं ये ओवरऑल सीरियल ग्रुप की इन्फ्लेशन को इंक्रीज़ कर रहा है, जबकि अदर सीरियल्स की बात करें तो उसमें उनके केस में जो इन्फ्लेशन रेट है वो निगेटिव है। जैसे रागी, ज्वार, अगर इन सब की बात करें तो इनमें इन्फ्लेशन निगेटिव है। इट मीन्स प्राइस डिक्लाइन हुआ है। केवल वीट और राइस में इतना इंक्रीज़ होने की वजह से जो ओवरऑल सीरियल इन्फ्लेशन है ये बढ़ती हुई दिख रही है। और ऐसा कहा जा रहा है, एक्सपर्ट्स का भी कहना है कि जिस तरीके से राइस और वीट की इन्फ्लेशन बढ़ रही, डेफिनेटली इट विल डिस्टर्ब द बजट ऑफ पुअरर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, क्योंकि ये हमारे यहाँ स्टेपल सीरियल्स माने जाते हैं। रागी, ज्वार, ये तो बहुत इतना ज़्यादा इनका कंजप्शन नहीं है। वीट और राइस इंडिया के लगभग हर नूक्स एंड कॉर्नर में इनका यूज़ होता है। कहीं पर राइस का ज़्यादा, कहीं पर वीट का ज़्यादा। तो जिस तरीके से प्राइस बढ़ रहे हैं तो गवर्नमेंट का और एक्सपर्ट्स का भी मानना है कि दिस में इम्पैक्ट द बजट ऑफ पुअर। और इसी को ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट ने ऑलरेडी जो फ्री फूड ग्रेन स्कीम थी, जो कि अप्रॉक्सीमेटली 800 मिलियन पीपल को कवर करती है, बेनिफिशरीज को कवर करती है, उसको दिसंबर 31 तक एक्सटेंड कर दिया, जो कि गवर्नमेंट ने कोविड-19 के ड्यूरेशन में चलाई थी, जस्ट टू सपोर्ट द पुअरर सेक्शन और मार्जिनलाइज सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। तो ये है ट्रेंड जिसको हम ग्राफ में देख सकते हैं। रेड लाइन इंडिकेट्स द वीट एंड ब्लू लाइन इंडिकेट्स द राइस। अब देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 6 दैट इज गिवन ऑन पेज नंबर 9 ऑफ बिजनेस स्टैंडर्ड। G20 में टर्न इंफ्रा हब इनटू मल्टीलैटरल बॉडी। पिछले कुछ 3-4 दिनों से हम बोल सकते हैं लास्ट वीक या इस वीक में हम हमेशा G20 की न्यूज़ कवर करते हुए आए हैं। अब आज की न्यूज़ क्या है? आज की न्यूज़ ये है कि जो G20 है दैट इज़ कंसीडरिंग G20 ग्रुपिंग है, ग्रुपिंग ऑफ 20 कंट्रीज दैट इज़ कंसीडरिंग कन्वर्टिंग ग्लोबल इंफ्रा हब, जिसको शॉर्ट फॉर्म में GIH भी बोलते हैं। तो G20 जो ग्रुप्स है दैट इज़ कंसीडरिंग कि जो ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर हब है उसको एक मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशन में कन्वर्ट कर दिया जाए ऑन द लाइन ऑफ फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बोर्ड FSB की तरह। और अगर ये प्रपोजल एक्सेप्ट हो जाता है और ये पेपर एग्जीक्यूट हो जाता है, दिस विल बी द सेकेंड इंस्टांस ऑफ G20 इनिशिएटिव दैट टर्न इनटू फुल फ्लेज्ड ऑर्गेनाइजेशन। इट मीन्स ये इनिशिएटिव्स हैं, चाहे वो ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर हब हो और चाहे वो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बोर्ड रहा, ये सब इनिशिएटिव थे जस्ट टू सपोर्ट द फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, जस्ट टू सपोर्ट द इंफ्रास्ट्रक्चर। बट अब इनको एक फुल फ्लेज मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशन में कन्वर्ट करने की बात हो रही आफ्टर FSB पहला था और GIH दूसरा होगा। एंड दिस इज अ डिसीजन दैट विल रिक्वायर द कंसेंसस फ्रॉम ऑल द G20 मेंबर। ऐसा नहीं कि सिर्फ इंडिया के चाहने पर या प्रेसिडेंसी के चाहने पर ऐसा हो जाए। जितने भी G20 के मेंबर्स हैं वो प्रॉपरली एग्री करेंगे, सबको एग्री करना होगा इस इनिशिएटिव पर, देन ओनली GIH कैन बी टर्न्ड इनटू अ मल्टीलैटरल बॉडी जस्ट लाइक FSB। और अगर ये कन्वर्ट हो जाता है तो ये जो नई इंफ्रास्ट्रक्चर बॉडी है ये एक नॉन ट्रीटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन होगा, जो किसी ट्रीटी के बाद नहीं है। नॉन ट्रीटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन मतलब इससे पहले कोई ट्रीटी साइन नहीं हुई थी। जनरली ट्रीटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन वो होता है जिनके पहले कोई ट्रीटी साइन होती है, फिर उनको फुल फ्लेज ऑर्गेनाइजेशन में, मल्टीलैटरल ऑर्गेनाइजेशन में कन्वर्ट किया जाता है। बट जो FSB है और GIH है ये नॉन ट्रीटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन हैं या होंगे अगर GIH कन्वर्ट हो जाता है तो ट्रीटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन कौन कौन से, एग्जाम्पल की बात करें तो IMF दैट इज इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, वर्ल्ड बैंक, ये सब ट्रीटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन हैं। अब इसका मतलब क्या हुआ ट्रीटी बेस्ड? जब हमने बताया कि क्या कोई ट्रीटी पहले साइन होती है, ट्रीटी साइन होती है, इसका मतलब कि उनका पूरा लीगल फॉर्मेट है, लीगल चार्टर है, तब जाकर के वो फुल फ्लेज ऑर्गेनाइजेशन में कन्वर्ट हुए हैं, वो ट्रीटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन। और जनरली उनके जो प्रोविजंस होते हैं वो बाइंडिंग होते हैं मेंबर कंट्रीज़ पर। जो नॉन ट्रीटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन होते हैं जैसे कि FSB दैट लैक्स द लीगल फॉर्म एंड एनी फॉर्मल पावर। जो भी इसके चार्टर में प्रोविजंस हैं, जो भी टर्म्स कंडीशंस हैं, कन्वेंशंस हैं, दैट ऑल इनफॉर्मल इन नेचर, इनफॉर्मल होते हैं। और जो मेंबर कंट्रीज होते हैं उन पर नॉन बाइंडिंग होते हैं, केवल कॉपरेशन पर डिपेंड
डिपेंड करते हैं कि मेंबर कंट्रीज जब तक चाहें उन प्रोविजंस पर कॉपरेट करें, किसी भी तरह का लीगल बाइंडिंग उन पर नहीं होगी। तो FSB, GIH ये दोनों नॉन ट्रीटी बेस्ड मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशंस होंगे जो G20 मेंबर कंट्रीज के केवल और केवल कॉपरेशन पर ही डिपेंड करेंगे। लेकिन ऐसा नहीं है कि इनकी इंपॉर्टेंस को नकारा जा सकता है, इनकी इंपॉर्टेंस को निगेट किया जा सकता है। FSB जो है वो अभी भी बहुत इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल डायरेक्शन प्रोवाइड करता है G20 मेंबर कंट्रीज़ को। जैसे कि अगर बात करें क्रिप्टो करेंसी के केस में, तो क्रिप्टो करेंसी के केस में जो ग्लोबल ड्राफ्ट रेगुलेशन है उसको लाने में FSB ने एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया, और जो G20 मेंबर कंट्रीज है वो एंटिसिपेट कर रहे हैं सेम फ्रॉम GIH कि GIH को अगर मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशन में कन्वर्ट कर दिया था, बॉडी में कन्वर्ट कर दिया, तो डेफिनेटली इसका स्कोप भी बढ़ेगा और इससे जो मेंबर कंट्रीज हैं उनको भी फ़ायदा होगा। सो इट इज़ प्लानिंग टू वर्क विद ऑर्गेनाइजेशन लाइक वर्ल्ड बैंक एंड IMF इन टैंडम विद ईच अदर। तो अगर GIH कन्वर्ट हो जाता है इस तरह की बॉडी में, तो वो वर्ल्ड बैंक IMF के साथ मिल करके सस्टेनेबल इंफ्रास्ट्रक्चर और क्लाइमेट रिजिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने में हेल्प करेगा ये इनिशिएटिव। तो अभी ये प्रपोजल है, लेकिन बाद में क्या ये होता है या नहीं होता, दैट इज द अदर पॉइंट ऑफ कंसिडरेशन। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप जो कि इसी के साथ G20 के ही कंटेक्स्ट से रिलेटेड है। गोपीनाथ, G20 अंडर इंडिया कैन मेक प्रोग्रेस इन 3 क्रिटिकल एरिया। तो पहले तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख करके बता सकते हैं हु इज मिस गोपीनाथ और गीता गोपीनाथ, ये कौन है, ये इनकी क्या डेजिग्नेशन है फिलहाल के लिए। अब देख लेते हैं, डेफिनेटली ये एक्सपर्ट होंगे किसी ना किसी एरिया की, इसी वजह से उनकी न्यूज़ कवर। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख कर बताते हैं बता सकते हैं कि हु इज़ गीता गोपीनाथ। अब देख लेते हैं न्यूज़ क्या है। तो एज पर मिस गोपीनाथ, इंडिया की प्रेसिडेंसी में जो G20 कंट्रीज़ हैं वो 3 क्रिटिकल एरियाज़ में मिल करके काम कर सकते हैं। यहाँ बोलें कि इंडिया की जो G20 की प्रेसिडेंसी है उसमें इंडिया 3 ऐसे क्रिटिकल एरियाज़ हैं जिस पर प्रोग्रेस कर सकता है, जिसमें इंडिया को काम करना चाहिए। तो इन्होंने 3 क्रिटिकल एरियाज़ आइडेंटिफाई किए। कौन कौन से? पहला है डेट रिलीफ रेगुलेशन, पहला डेट रिलीफ एंड देन रेगुलेशन ऑफ क्रिप्टो करेंसी, एंड तीसरा जो उन्होंने आइडेंटिफाई किया वो ये है क्लाइमेट फाइनेंसिंग। तो डेट रिलीफ बेसिकली इंडिया और अदर जैसे कंट्री जो श्रीलंका को हेल्प कर रहे हैं उसी कंटेक्स्ट में इन्होंने इस पर्टिकुलर पॉइंट को लिया। तो डेट रिलीफ, क्रिप्टो करेंसी जो कि एक बहुत बड़ा चैलेंज है इस समय वर्ल्ड के लिए भी और इंडिया के लिए भी, और दूसरा क्लाइमेट फाइनेंसिंग, तो क्लाइमेट रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए G20 कंट्रीज जो है वो साथ में आकर के काम कर सकते हैं अंडर इंडियाज़ प्रेसिडेंसी। तो 3 क्रिटिकल एरिया आइडेंटिफाई किए हैं मिस गीता गोपीनाथ ने और कहा है कि इसमें सारे कंट्रीज़ को पार्टिसिपेट करके डेलिब्रेशंस करने चाहिए इन 3 क्रिटिकल एरियाज़ में प्रोग्रेस करने के लिए, सब्सटेंशियल प्रोग्रेस करने के लिए। अब देख लेते हैं सम अदर न्यूज़ क्लिप्स। टाटा कंज्यूमर HUL इन टॉक टू बाई टी मेजर गिरनार। तो टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट कंपनीज और या बोले जो टॉप कंज्यूमर प्रोडक्ट कंपनीज हैं, चाहे वो HUL हो और वो टाटा हो, दोनों जितनी भी कंपनीज हैं, बेसिकली HUL टाटा का नाम इसमें ज़्यादा टॉप लिस्ट पर है। दे ऑल आर इन रेस टू एक्वायर द गिरनार फूड एंड बेवरेजेस दैट इज गुजरात बेस्ड टी मेजर, जिसका वैल्यूएशन अप्रॉक्सीमेटली 1K से लेकर के 1.5K करोड़ है। तो HUL टाटा तो 1-2 नाम है टॉप मेजर कंपनीज के, इसके अलावा कई और सारी भी FMCG कंपनीज हैं जो इस पर्टिकुलर एक्विजिशन की रेस में हैं। लेट अस सी कि ये कंपनी कौन एक्वायर करता है आगे आने वाले टाइम में। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप। गवर्नमेंट टू इनवाइट बिड्स टू एक्सट्रैक्ट गोल्ड फ्रॉम डंप्स एट कोलर माइंस। तो इस न्यूज़ को कवर करने का मेरा सिर्फ एक ही पर्पस था कि हम इस माइंस को कवर कर पाए, क्योंकि अगर आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और ये माइन न्यूज़ में है तो डेफिनेटली इट is an important area, it is an important point that you need to focus on. क्या न्यूज़ है? सेंट्रल गवर्नमेंट इज प्लानिंग टू इनवाइट बिड फॉर व्हाट? फॉर एक्सट्रैक्शन ऑफ गोल्ड फ्रॉम द कोलर माइंस। ये कोलर माइंस क्या है? कोलर माइंस जो है ये अप्रॉक्सीमेटली 65 किलोमीटर्स सिचुएटेड है फ्रॉम द नॉर्थ ईस्ट ऑफ बैंगलोर, और ये कंट्री की सबसे ओल्डेस्ट है, मतलब वन ऑफ द ओल्डेस्ट गोल्ड माइन है जहाँ पर ब्रिटिशर्स ने इंक्रोचमेंट किया था। ब्रिटिशर्स ने इस पर्टिकुलर कोलर माइन में बहुत ज़्यादा एक्सट्रैक्शन किया था। तो अब जो रिमेनिंग अमाउंट है, जो बचा हुआ अमाउंट है, जो डंप कोल है, उसके एक्सट्रैक्शन के लिए जो इंडियन गवर्नमेंट है वो बिड इनवाइट कर रही है। और ऐसा कहा जा रहा है कि ये जो कर्नाटक में, जो बैंगलोर से 65 किलोमीटर नॉर्थ ईस्ट पर जो ये माइन सिचुएटेड है, इसमें $2.1 बिलियन का जो
गोल्ड डिपॉजिट है, वर्थ का गोल्ड डिपॉजिट अभी भी इस पर्टिकुलर माइन में अवेलेबल है। हालांकि ये माइन पिछले लास्ट 20 सालों से क्लोज है, लेकिन गवर्नमेंट का ही मानना, जो इंडियन गवर्नमेंट है उसका ही मानना है कि जब नई टेक्नोलॉजी आ गई है उससे जो लेफ्ट ओवर ओर है उसको भी प्रोसेस किया जा सकता है, जो लेफ्ट ओवर गोल्ड है उसको भी एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है विद द एडवांसमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी। दैट इज वाई नाउ सेंट्रल गवर्नमेंट इज इन्वाइटिंग बिड फॉर एक्सट्रैक्टिंग द रिमेनिंग और डम्प कोल और ऑलरेडी लेफ्ट ओवर गोल्ड, नॉट कोल, गोल्ड फ्रॉम दीज कोलर माइंस। तो कोलर माइंस को कवर करने के लिए हमने ये न्यूज़ को कवर किया था। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप। नो कंसेंसस ऑन ऑनलाइन गेमिंग टैक्स ऑन EGOM मीट। EGOM स्टैंड्स फॉर एम्पावर्ड ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स। तो जो एक एम्पावर्ड ग्रुप ऑफ मिनिस्टर कॉन्स्टिट्यूट हुआ था, किसने कॉन्स्टिट्यूट किया था? गुड्स एंड सर्विस टैक्स काउंसिल, GST काउंसिल ने एक GOM कॉन्स्टिट्यूट किया था, एम्पावर्ड ग्रुप ऑफ मिनिस्टर का पैनल कॉन्स्टिट्यूट किया था। किस लिए कॉन्स्टिट्यूट किया था? जस्ट टू लुक फॉर द टैक्सेशन ऑफ दी ऑनलाइन और चांस बेस्ड गेमिंग प्लेटफॉर्म, कि उन पर कितना टैक्सेशन लगाया जाए। जो ऑनलाइन गेमिंग वाले प्लेटफॉर्म हैं, जो कसिनोज हैं, जो रेसेस हैं, हॉर्स रेस होती हैं, इन पर कितना टैक्स लगाया जाए। टैक्स हेयर मीन्स GST कितना लगाया जाए। और अभी की इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग ये था कि जो अपकमिंग GST काउंसिल की मीटिंग है उसमें इस चीज़ को लेकर के फाइनलाइजेशन हो जाएगा। क्योंकि लास्ट टाइम में जो GST काउंसिल की मीटिंग थी उसमें इस पर्टिकुलर इशू पर कंसेंसस नहीं बन पाया था। अगर आप रेगुलरली फॉलो कर रहे हैं न्यूज़ चैनल तो आपको पता होगा, हमने कवर भी की थी लास्ट GST काउंसिल की मीटिंग का, की जो न्यूज़ थी उसको भी कवर किया था। तो उस समय भी इस ऑनलाइन गेमिंग रेस कसिनोज पर जो कंसेंसस नहीं बन पाई थी उसके टैक्सेशन को लेकर के। और अभी भी ये कहा जा रहा है कि जो एम्पावर्ड ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की मीटिंग हुई है रिसेंटली, उसमें भी इस पर्टिकुलर इशू पर कंसेंसस नहीं बन पाई है कि किस तरह से वैल्यूएशन किया जाए इन सारी कंपनीज पर टैक्सेशन लगाने के लिए। आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख करके बता सकते हैं कि ऐसे कौन कौन से स्टेट्स हैं जहां पर ये लॉटरी, रेस और कसिनोज जो हैं वो लीगल हैं। बहुत सारे स्टेट्स इंडिया में ऐसे हैं जहां पर ये नहीं है, बट कुछ स्टेट्स अभी भी ऐसे हैं जहां पर ये लीगल है। दैट इज वाई GST काउंसिल इज कंसीडरिंग दिस मैटर ऑफ टैक्सेशन। आप देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप। CBDT सीक्स डिटेल रिपोर्ट ऑन टॉप एडवांस टैक्स पेयर्स। CBDT stands for Center Board of Direct Taxes। तो सेंटर बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस ने थर्सडे को जो सीनियर ऑफिशियल्स में सीनियर टैक्स ऑफिशियल्स हैं उनको बोला है कि एडवांस टैक्स कलेक्शन की एक डिटेल रिपोर्ट सबमिट करी जाए, जिसमें जो टॉप टैक्स पेयर्स हैं, एडवांस टैक्स पेयर्स हैं, उनका भी नाम हो, जो थर्ड इंस्टॉलमेंट के हिसाब से जो पेमेंट हो गया, कितना पेमेंट हुआ, कितना रेवेन्यू कलेक्शन हो, वो सारी इन्फॉर्मेशन भी हो, और 15 टॉप टैक्स पेयर्स जो हर रीजन वाइज, अगर इंडिया को रीजन वाइज डिवाइड करो तो हर रीजन में कितने टॉप 15 एडवांस टैक्स पेयर, माइंडेड स्टूडेंट, देयर वी आर टॉकिंग अबाउट द एडवांस टैक्स पेयर्स। तो एडवांस टैक्स पेयर कौन है, उनके नाम, उनकी डिटेल, उनके अमाउंट के साथ एक डिटेल रिपोर्ट CBDT को सबमिट करें सीनियर ऑफिशियल्स। और इसी के साथ जो ऑफिशियल्स हैं उनको ये भी बोला गया है कि बहुत सारे मेजर्स लिए जाएं जिससे कि जो डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन है उसको मैक्सिमाइज़ किया जा सके, जो एडवांस टैक्स कलेक्शन है उसको प्रॉपरली मॉनिटर किया जा सके, मोर स्पेसिफिकली फॉर फाइनेंशियल ईयर 23। तो इसके लिए एक लेटर इशू किया गया है ऑफिशियल्स को। लेट अस सी कि क्या मेजर्स वो लोग लेते हैं। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप, जो कि इंडिया में सोलर एनर्जी या विंड एनर्जी, हम बोल सकते हैं सस्टेनेबल रिन्यूएबल एनर्जी से रिलेटेड है। यहाँ पर इस न्यूज़ को कवर करने का एक पर्पस है कि हम जाने कि इंडिया में जो सोलर एनर्जी है उसको लेकर के स्टेट्स के बीच में कितना कंपटीशन है और कौन से स्टेट जो हैं इसमें आगे हैं इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्शन, इन टर्म्स ऑफ कैपेसिटी जनरेशन। तो हम देख लेते हैं दो न्यूज़ एक साथ हम कवर करेंगे। स्टेट टारगेट जंप्स ऑन इनोवेशन इंडेक्स मध्य प्रदेश। तो इनोवेशन को प्रमोट करने के लिए, एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट करने के लिए इन केस ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश इज रिसेंटली अप्रूविंग इट्स फर्स्ट पॉलिसी। और इस पॉलिसी का जो मेन पर्पस है वो ये है कि MP को एज अ टॉप डेस्टिनेशन फील्ड इन केस ऑफ रिसर्च एंड डेवलप प्रमोट करना, और जो इंडिया का इनोवेशन इंडेक्स है उसमें टॉप 5 स्टेट्स की पोजीशन में MP को लाना। एंड दैट इज वाई द मध्य प्रदेश इज नाउ फोकसिंग ऑन डिफरेंट सेक्टर्स सच एज एग्रीकल्चर, हेल्थ केयर, एजुकेशन, एनर्जी एंड अदर सेक्टर। अगर सोलर एनर्जी की बात है तो डेफिनेटली सोलर एनर्जी के केस में MP इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट स्टेट। अब देख लेते हैं दूसरी न्यूज़, सोलर पावर कैपेसिटी एट 16 kMW। तो राजस्थान हैज़ बिकम वन ऑफ द टॉप स्टेट्स इन द कंट्री इन सोलर पावर जनरेशन। और सोलर एनर्जी को प्रमोट करने के लिए राजस्थान गवर्नमेंट ने बहुत सारे इनिशिएटिव भी लिए, कई सारे सोलर प्लांट्स इंस्टॉल किए थे लास्ट कुछ ईयर्स में, जिसकी वजह से नाउ
राजस्थान हैज़ बिकम द वन ऑफ द टॉप स्टेट इन केस ऑफ सोलर पावर कैपेसिटी, और उसमें एमपी भी कहीं पीछे नहीं। हालांकि सोलर की एनर्जी सोलर की न्यूज़ को एमपी से कवर नहीं किया गया, एमपी इज़ ऑल अबाउट द इनोवेशन इंडेक्स, लेकिन यस अगर आप देखें तो एमपी में भी अच्छी खासी सोलर पावर जनरेशन होती है। सो दैट इज़ ऑल फॉर टुडेज। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।